हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12th में प्रत्यावर्ती धारा को हम देख रहे थे, जिसमें हमारा पिछला टॉपिक था विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव तथा धारा में कलांतर। तो हमने प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा करके देख लिया था कि विभव और धारा में कलांतर क्या है। फिर इंडक्टर प्रेरक कुंडली लगा करके देख लिया कि विभव एवं धारा में कितना कलांतर है। आगे हम प्रत्यावर्ती परिपथ में संधारित्र को जोड़ करके, केवल संधारित्र को जोड़ करके हम देखेंगे कि परिपथ में धारा और विभव में कितना कलांतर होता है, कितने डिग्री का कलांतर होता है, उसको आज हम देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम इसका परिपथ बनाते हैं। तो परिपथ में आपको बताया जा चुका है कि प्रत्यावर्ती विभव का स्रोत कैसे दिखाते हैं। ये हमारा प्रत्यावर्ती विभव का स्रोत इस तरह से दिखा दिए। ये एक टर्मिनल ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये हो गया। अब इसमें हमको संधारित्र को जोड़ना है, तो इस तरह से परिपथ को हम बनाएंगे। ये हमारा संधारित्र का एक प्लेट हो गया और ये दूसरा प्लेट हो गया, और इस तरह से हम इस परिपथ को कंप्लीट कर देंगे। संधारित्र की धारिता को हम C से लिख रहे हैं, और प्रत्यावर्ती विभव को जैसा कि आप जानते हैं V = V0 sin ω t से लिखते हैं। यहाँ V0 प्रत्यावर्ती विभव का पीक वैल्यू है, अधिकतम मान है, और भी किसी समय t पर प्रत्यावर्ती विभव का मान है। तो इस प्रत्यावर्ती विभव की वजह से इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से जो धारा चलती है, हाफ साइकिल में एक दिशा में चलती है और दूसरे हाफ साइकिल में दूसरी दिशा में चलती है। यानी प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से चलने वाली धारा की दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो कभी धारा इस दिशा में चलेगी तो कभी धारा इस दिशा में चलेगी। तो इस प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा की दिशा को इंडिकेट नहीं किया जा सकता, तो उसको किसी एक दिशा के रूप में नहीं देख सकते हैं। तो जब प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से धारा चलती है, तो धारा जब इस दिशा में चलेगी तो ये प्लेट पॉजिटिव धन आवेशित होगा, और जब धारा इस दिशा में चलेगी तो ये प्लेट धन आवेशित होगा। तो मान लेते हैं कि किसी समय t पर किसी एक प्लेट पर आवेश Q है, ठीक। तो ऐसे हम लिखते हैं कि प्रस्तुत चित्र में प्रत्यावर्ती परिपथ में C धारिता का संधारित्र प्रत्यावर्ती विभव स्रोत V = V0 sin ω से जुड़ा है। प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से परिपथ में धारा
धारा की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। अतः परिपथ में धारा निरंतर प्रवाहित होती है। परिपथ में धारा निरंतर प्रवाहित होती है। मान लिया किसी समय t पर या आगे इस प्रवाहित धारा के कारण संधारित्र के प्लेट आवेशित होते हैं। मान लिया किसी समय टी पर किसी प्लेट पर आवेश क्यू, तो इस क्यू को हम लिख लेते हैं क्यू बराबर सी इंटू वी, ये लिखते हैं। ये हमारा हो गया किसी समय टी पर किसी एक प्लेट पर आवेश का मान। मान लेते हैं किसी समय धारा इस दिशा में बह रही होती है, तो यहां पर प्लस आवेश हो जाता है और यहां पर माइनस आवेश हो जाता है। तो जितना प्लस आवेश इधर होता है उतना ही माइनस आवेश इधर होता है। तो वो आवेश हमने मान लिया क्यू है, ये आवेश हमने क्यू मान लिया। तो Q इक्वल टू सी इंटू वी लिखते हैं। ये साधारण सा फॉर्मूला है किसी समय t पर किसी संधारित्र के प्लेट पर आवेश के लिए। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दे समय के सापेक्ष, क्योंकि हमको क्या चाहिए, धारा चाहिए, और धारा Q को समय के सापेक्ष अवकलन करने पर प्राप्त होता है। तो हम इस v का मान पहले v0 साइन ओमेगा t लिख लेते हैं। क्या हो जाता है Q इक्वल टू सी इंटू v0 साइन ओमेगा t। अब इसको हम t के सापेक्ष अवकलित करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर आप लिखेंगे dq अपॉन dt। ये अवकलन लिखने का तरीका है। इक्वल टू, चूंकि इस कैपेसिटर संधारित्र की धारिता C कांस्टेंट है, तो अवकलन में C पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो C को इसी तरह से लिख लेते हैं। और v0, v बराबर v0 साइन ओमेगा t में v0 जो है प्रत्यावर्ती विभव का पीक वैल्यू है, अधिकतम मान है, तो ये भी कांस्टेंट रहता है, तो इसको भी कांस्टेंट ले लेते हैं। इनटू साइन ओमेगा टी का अवकलन बड़े आसानी से आप कर लेते हैं। क्या हो जाता है cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये साधारण सा अवकलन है, dt ऑफ साइन ओमेगा टी करेंगे तो यहां से हो जाता है
डी क्यू अपॉन डी टी, इसको हम धारा के रूप में लिखते हैं आवेश बटे समय। तो ये हो जाता है आई इक्वल टू सी भी जीरो ओमेगा कास ओमेगा टी। ये अब आगे इसी को हम लिख सकते हैं आई बराबर ओमेगा सी, पहले लिख देते हैं ओमेगा सी भी जीरो कास ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। ये साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ये हमारा आ गया यहां से। और आगे अगर इसको हम देखें तो हम लिख सकते हैं आई भी जीरो अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी। ये ओमेगा सी ऊपर जाए गुणा कर देगा, कहीं मिल जाएगा। साइन इसको उलट देते हैं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कर देते हैं। अब चूंकि हमको प्रत्यावर्ती धारा या कह लें परिपथ में धारा और विभव में कलांतर को देखना है, तो पहले हम जो धारा का इक्वेशन हमको मिल रहा है उस धारा के इक्वेशन को भी इस रूप में लिखना चाहेंगे आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी की तरह। क्यों? प्रत्यावर्ती धारा का इक्वेशन जो होगा आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी इस रूप में होगा। तो यहां आई है और यहां पर आई जीरो लगा देते हैं, तो आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये अब आई जीरो का मान क्या रखे हैं, क्या रखे हैं, यहां से ब्रैकेट में लिख सकते हैं आई जीरो बराबर भी जीरो अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी। ठीक। अगर यहीं पर ओम के नियम को देखें, ओम के नियम में होता है धारा इक्वल टू विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो धारा आई जीरो विभवांतर भी जीरो, तो इसका मतलब ये वन अपॉन ओमेगा सी जो वो प्रतिरोध होगा। यानी कैपेसिटर जब परिपथ में लगा होता है तो परिपथ का प्रतिरोध वन अपॉन ओमेगा सी होता है, और ये चूंकि प्रतिरोध इस धारिता कारण होता है इसलिए इसको धारितीय प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? धारितीय प्रतिघात। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इक्वेशन हमारा क्या मिल के आता है। जो हमारा आरोपित विभव था v के लिए हमको मिला v इक्वल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी, और I इक्वल टू मिला आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और आई जीरो का मान क्या है भी जीरो अपॉन वन अपॉन ओमेगा। तो ये दो इक्वेशन मिले हमको, और दोनों इक्वेशन को देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये जो आई है, आई की कला ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू और भी की कला केवल ओमेगा टी। यानी आई और भी में पाई बाई टू डिग्री का कलांतर, और आई भी से पाई बाई टू आगे चल रहा है। इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि आई की कला ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है और भी की कला केवल ओमेगा टी है। तो आई और भी के कला में अंतर है पाई बाई टू का, पाई बाई टू ये आगे चल रहा है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि यदि परिपथ में केवल संधारित्र हो, केवल संधारित्र हो, तो क्या होगा, धारा विभव की कला से, धारा विभव की कला से पाई बाई टू कला अग्रगामी है, अग्रगामी है। यानी धारा लीड कर रही है विभव पर, पहले धारा फिर उसके बाद विभव, और
कलांतर कितने का है, π/2। या इसी को हम एक और निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि केवल संधारित्र लगा हो, तो जब हम कह रहे हैं कि धारा विभव की कला से π/2 कला अग्रगामी है, तो इसी को उलट के कह सकते हैं कि विभव धारा की कला से π/2 कला पश्चगामी है। क्या लिख देंगे, या इसी को लिख सकते हैं अथवा करके, अथवा विभव धारा की कला से, धारा की कला से π/2 कला पश्चगामी, पश्चगामी है। ये हो गया हमारे पास। अब हम इस परिपथ में धारा और विभव के बीच फेजर डायग्राम देखेंगे और वेव डायग्राम देखेंगे। फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम इसके पहले भी विभव और धारा के बीच फेजर डायग्राम बना चुके हैं। तो पहले इसमें हम इसको मानते हैं जीरो कला, और यहां पर हम दिखाते हैं विभव। तो जीरो कला ये हो गया, और हम देख रहे हैं कि जो विभव अंतर है या प्रत्यावर्ती विभव है उसकी कला ओमेगा टी है। तो अगर ये यक्स एक्सिस 0 डिग्री कला को दिखा रहा है, तो यक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी कोण बना दे, ये कोण ओमेगा टी, तो ये कला दिखाएगा विभव का। इसको हम लिखते हैं V0 मैक्सिमम वैल्यू, और कला क्या है ओमेगा टी का। अगर इसको हम इस पर से ऐसे लंब डाल दें, तो ये लंब बताएगा यहां से यहां तक, ये हो गया V0 साइन ओमेगा टी। क्या हो गया, ये पूरा V0 साइन ओमेगा टी यहां से यहां तक हो गया। अब ये V0 मैक्सिमम मान और कला क्या है ओमेगा टी, तो यहां से ओमेगा टी एंगल बना करके ये V0 हो गया। और यहां से जब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो यहां जो आता है, अगर हम इसको O माने और इसको मान लेते हैं P, तो OP जो दिखाएगा वो V0 साइन ओमेगा टी दिखाएगा। आगे हम देख रहे हैं कि जो धारा है वो विभव की कला से π/2 कला आगे। तो अगर ये ओमेगा है तो कला जो धारा की होगी इस से π/2 आगे होगी। ये यहां से यहां तक क्या होगा π/2 होगा। पूरा एंगल होगा ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी ये और π/2 ये। तो ये हो गया हमारा I0। और यहां से अगर हम इस पर लंब डाल दें, ये जो भाग बनता है इसको कहते हैं I0 साइन ओमेगा टी। ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया। ये 0 डिग्री कला, इससे ओमेगा टी बनाते हुए अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो वो V0 हो गया। और यहां से अगर 90 डिग्री डाल दें, ये पूरा वैल्यू V0 साइन ओमेगा टी हो गया। और चूंकि कला इस V0 से 90 डिग्री आगे है, ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा। और यहां से हम I0 को दिखाएंगे और इस पर से अगर परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये वैल्यू जो होगी हमारी I0 साइन ओमेगा टी होगी। ये हमारा हो गया फेजर डायग्राम। अब वेव डायग्राम की बात करें तो वेव डायग्राम बनाने के लिए हम ये y एक्सिस और ये x एक्सिस पर हम एंगल दिखाते हैं और y एक्सिस पर हम v का मान दिखाते हैं। ये v हो गया और ये क्या हो गया
एंगल, कला, ये कला हो गया और ये क्या हो गया, विभव हो गया। तो पहले हम विभव को अगर दिखाना चाहें तो इस तरह से विभव, ये v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा, सब ओमेगा टी समय, इसी को हम यहां पर 0 लिखते हैं, यहां पर हम π/2 या t/4 लिखते हैं, और यहां पर पाई लिखते हैं या इसी को t/2 लिखते हैं, और यहां पर बीच में 3π/2 और इसी को लिखते हैं 3t/4, और यहां पर अंत में लिखते हैं 2π और इसको लिखते हैं t। तो अब अगर समय t को 0 लेते हैं तो विभव का मान 0 हो गया, और समय t को t/4 लेते हैं तो विभव का मान अधिकतम आता है। 1/4 आवर्तकाल में विभव का मान अधिकतम होगा, या यहां से ओमेगा का मान π/2 2π/t, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा, ये v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा को रख देते हैं 2π/t इंटू टी। इस इक्वेशन को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब समय t इक्वल टू 0 रख दिए तो v इक्वल टू 0 हो गया, और समय t इक्वल टू t/4 रख दिए, यहां पर t/4, तो t से कटा, ये 2 हो गया, π/2 आ गया, π/2 का मतलब v का मान अधिकतम, पीक वैल्यू v0। इस तरह से ये ग्राफ हमारा बनता है। आगे हम इसी में जब धारा से संबंधित वेव भी बनाएंगे तो आप यहां देख रहे हैं कि धारा π/2 का अग्रगामी है, तो जब विभव का मान अधिकतम होगा, ये विभव का मान अधिकतम है, उससे π/2 पहले ही धारा का मान अधिकतम हो चुका होगा, क्योंकि धारा क्या है, आगे आगे चल रहा है। तो यहां पर π/2 कला पर विभव का मान अधिकतम है, तो उससे π/2 पहले यानी 0 पर ही कला का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। जब विभव का मान 0 है, उससे पहले ही धारा का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि धारा क्या है, आगे आगे चल रही है। तो कितना पहले 0 हो जाएगा, π/2 पहले, तो ये पाई है, यहाँ π/2 है, तो यहाँ से π/2 पहले निकालें तो पाई में से π/2 घटा देंगे तो π/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा का मान 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर धारा का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव दिशा में हो जाएगा, अधिकतम, और यहाँ पर धारा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये ग्राफ हम बनाए, इस तरह का ग्राफ बन के आएगा, और आगे फिर यहां पर क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ये हमारा ग्राफ हुआ I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये वेव डायग्राम हो गया। यहां पर विभव का मान अधिकतम हो रहा है, तो उससे π/2 कला पहले ही धारा का मान अधिकतम होगा। फिर यहाँ पर विभव का मान 0 हो रहा है, तो उसके π/2 कला पहले धारा का मान 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखें, विभव का मान अधिकतम ऋणात्मक दिशा में, तो π/2 कला पहले यहाँ पर धारा का मान अधिकतम ऋणात्मक दिशा में। ये हमारा हो गया वेव डायग्राम। वेव डायग्राम बना, और ये क्या, फेजर डायग्राम। ये तो हमारा वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम हुआ। आगे भारतीय प्रतिघा के विषय में हम देखेंगे। धारा के लिए ये I इक्वल टू
भी जीरो अपान 1/ओमेगा c साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये आई बराबर आई जीरो होना चाहिए, तो यहाँ हम फिर लिखते हैं कि आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो आई जीरो जो है पीक वैल्यू है धारा का, और भी जीरो है पीक वैल्यू विभव का। तो भी जीरो में रेजिस्टेंस से भाग देने पर ही आई जीरो आता है। तो यहाँ पर जो 1/ओमेगा c है, 1/ओमेगा c, यह 1/ओमेगा c प्रतिरोध का काम करता है, प्रतिरोध का कार्य करेगा। ये जिसे क्या कहेंगे, धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात। और लिखते किससे हैं, XC से, यानी XC बराबर 1/ओमेगा c, और ओमेगा को आप 2πf लिख लेते हैं, तो यही हो जाता है 1/2πf इंटू c। ये इसको धारतीय प्रतिघात या इंग्लिश में कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो क्या हो जाता है हमारे पास, धारतीय प्रतिघात, इसी को लिखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC से लिखते हैं इक्वल टू 1/ओमेगा c इक्वल टू 1/2πfc। ये अब बताइए यहां से XC जो होगा वो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा 1/f के, या कह रहे इसको कि XCF आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर हम इस XC और F में ग्राफ खींचे, ये F हो गया और इधर XC हो गया, ये ग्राफ जो हमको मिलेगा, अगर F का मान 0 कर दिया जाए इधर इस बिंदु पर, F इधर नहीं ले जाएंगे, तो अगर 0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में XC का मान क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो और अगर F का मान इनफाइनाइट कर दें तो XC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच जो ग्राफ बनता है तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। ये क्या हो गया, भारतीय प्रतिघात, भारतीय प्रतिघात तथा आवृत्ति में ग्राफ, इस तरह का ये ग्राफ हो गया। आगे एक चीज और देखना है, इस प्रत्यावर्ती परिपथ में जब हम संधारित्र लगाते हैं तो धारतीय प्रतिघात प्रत्यावर्ती विभव स्रोत के आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर परिपथ में डीसी करंट हो, डायरेक्ट करंट हो, तो ऐसी स्थिति में या फ्रीक्वेंसी का मान क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी का मान यदि डीसी करंट है तो वो तो कांस्टेंट चलती है, उसमें परिवर्तन तो होता नहीं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 0 हो गया। और जब फ्रीक्वेंसी 0 हो गया तो ऐसी स्थिति में अगर उसमें कैपेसिटर लगा होता है, संधारित्र लगा होता है, तो XC का मान क्या हो जाएगा, 1/0। ये कांस्टेंट यहां XC इक्वल टू, यहां अगर 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो XC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो गया, XC बराबर इनफाइनाइट। यानी धारतीय प्रतिघात जो होगा, जो प्रतिरोध का काम करता है, वो अनंत हो जाएगा। यानी परिपथ में यदि विभव स्रोत डायरेक्ट करंट का हो, डीसी का हो, तो ऐसी स्थिति में धारतीय प्रतिघात अनंत हो जाएगा। और जब प्रतिघात अनंत हो जाएगा या प्रतिरोध के रूप में जो हम संधारित्र का प्रतिघात लिए हैं वो अगर अनंत हो जाए तो परिपथ में धारा नहीं बहेगी। तो यही कारण है कि डीसी विभव डायरेक्ट करंट
दिष्ट धारा से संबंधित परिपथ में अगर हम संधारित्र लगा देते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। और इस फॉर्मूले से धारा की प्रतिघात, जिसको प्रतिरोध के रूप में देखते हैं, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब प्रतिरोध किसी परिपथ में इनफाइनाइट हो जाता है तो धारा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, या धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये हमारा विभव और धारा में का अंतर तब हम देखे हैं जब परिपथ में केवल संधारित्र लगा होता है। और निष्कर्ष के रूप में हम जो लिखे हैं वो क्या है, उसको आप ध्यान से देख लें। जिसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इस परिपथ के लिए हम निष्कर्ष नंबर 1 में देखेंगे कि जब परिपथ में केवल संधारित्र होता है तो धारा विभव से π/2 कला क्या होती है, अग्रगामी होती है। इसी को उलट करके लिख सकते हैं कि विभव धारा से π/2 कला पश्चिमानी होता है। और दूसरा निष्कर्ष निकल के आता है कि प्रतिरोध के रूप में धारितीय प्रतिघात जिसको हम XC कहते हैं, XC = 1/ωc, और इसी को लिख सकते हैं 1/2πfc। ये एक निष्कर्ष ये निकल के आता है। तो इस तरह से ये दोनों निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आगे काम आएंगे और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए काम आएगा। तो इस तरह से हमने आज विभव तथा धारा में कलांतर तब देखा जब परिपथ में केवल संधारित्र लगा था। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और साथ ही हमारा हौसला अफजाई होता रहे और हम आप लोगों के बीच इस तरह के वीडियो क्लिप को प्रोवाइड करते रहें। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।